तो सभी को वंदे मातरम। और एक बार कमेंट में वंदे मातरम और जय हिंद लिख दीजिए। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक हैं उनके बारे में आज मैं आपको बता देता हूं पहले से ही। आज हम वर्णमाला में स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर। देखिए, वर्णमाला में दो चीजें हैं बेसिकली। वर्ण जो है, पहले मैं ये बेसिक चीजें यहां से क्लियर करके चलता हूं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण है, स्वर अपने आप में वर्ण होते हैं, और एक व्यंजन वर्ण है। बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए मिलेंगी, आप वीडियो को पूरा देखिए। वर्ण दो प्रकार के हैं, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। टोटल वर्णों की संख्या जो है हमारी वो है 52, 52। अब ये 52 वर्ण दो जगह डिवाइड हैं, दो जगह विभाजित हैं। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 13 है और व्यंजन वर्ण होते हैं 39। और इन 13 और 39 को ही मिलकर ये 52 बैठते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब आगे चलते हैं। आज हम स्वरों के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वरों में अगर बात करूं कि स्वर उत्पत्ति के आधार पर कितने, लगभग 7-8 प्रकार पढ़ेंगे हम। स्वरों के जो टाइप लगाएंगे तो पहला टाइप है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, ये दो तय हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर स्वर जो हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है जी। एक होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और एक है हमारे संध्यय स्वर, संध्यय स्वर। संध्यय स्वर को दो जगह बांटा गया है। एक होता है मूल दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर, और एक होते हैं संयुक्त दीर्घ, संयुक्त दीर्घ। क्लियर है यहां तक? मूल दीर्घ स्वर जो है हमारे वो मूल स्वर से अलग है। ठीक है जी। मूल स्वरों की जो संख्या है उनकी अगर बात करूं तो मूल स्वर 4 हैं। छोटा ए, छोटी ई, ऊ और रीरी। क्लियर है? मूल दीर्घ स्वर ये कौन होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं हमारे हिंदी में। मूल दीर्घ को संयुक्त स्वर से अलग रखा गया है और संध्यय स्वर के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो एक वेन डायग्राम इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि ये संयुक्त स्वर है, ये मूल दीर्घ है और ये संयुक्त दीर्घ है। अब संयुक्त दीर्घ कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ, इन्हें कहा जाता है संयुक्त दीर्घ। संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है, मूल दीर्घ 3 और मूल स्वर हमारे 4 होते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पीडीएफ बना लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं हम मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर। मात्रा या उच्चारण में समय के आधार पर अब दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं या उच्चारण में समय के आधार पर स्वर कितने हैं। तो ये दो चीजें हैं। उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मात्रा क्या है, इसी चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मात्रा क्या है, तो देखिए ये है आ, ये है बड़ी ई। इस समय ये स्वर की कंडीशन है, ये इसके मात्रा है, ये इसकी मात्रा है। ये हो गई मात्राएं। मात्रा स्वर के उच्चारण में लगा समय है। अगर मैं आपसे कहूं कि मात्रा की परिभाषा क्या हुई, तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि मात्रा क्या है। एक नंबर में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि मात्रा क्या है। मात्रा स्वर के उच्चारण में या बोलने में या उच्चारित करने में लगा समय मात्रा होती है। अब इन मात्राओं को 3 जगह बांटा गया है टोटल। तो कौन कौन से हैं ये देखिए। इन डेफिनेशन को लिखना जरूरी है बहुत ज्यादा। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। एक है हिरस्व। अब है में रीरी है, ये ही रस्व, हिरस्व। हिरस्व माने छोटा या कम, जिसमें बोलने में बहुत कम समय लगे उसे हिरस्व कहते हैं। फिर है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। क्लियर है? हिरस्व स्वर जिसके बोलने में सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय उच्चारण में। कौन कौन से होते हैं ये? ए, ई, उ और रीडी। स्पेशली ये बहुत आता है। दीर्घ स्वर संध्या स्वर का भी टाइप था, एक मूल दीर्घ था, लेकिन वो मूल दीर्घ अलग है, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ये दीर्घ है। मूल दीर्घ और दीर्घ में अंतर है। मूल दीर्घ कितने? 3। और दीर्घ, तो दीर्घ स्वर है 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ए, आई, ओ और औ। इन 7 को मूल दीर्घ कहते हैं। प्लुत का निशान है ये, इसे प्लुत कहा जाता है। दीर्घ से अधिक समय उच्चारित में लगता है प्लुत के। अब इसका तरीका क्या है लगने का, ये भी मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत जगह ये सिंबल देखा होगा, ये। तो आप कहोगे ये जो है ये ओम है हमारा। अब ओम का चिन्ह है ये, लेकिन अगर ओम लिखने के लिए बोलूं कि ओम लिखो, तो आप कहोगे ओम। आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा बहुत जगह, और कुछ जगह आपने इस तरह भी लिखा देखा होगा। जिसने ये वाला ओम लिखा देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि 3 लिखा देखा होगा। आपको कुछ जगह ये भी लिखा मिला होगा इस प्रकार से। तो ये जो है ना 3, इस 3 का मतलब होता है हिंदी का 3, और इस 3 का मतलब है 3 प्लुत निशान। एक बार उच्चारण करने में, एक बार किसी चीज को बोलने में, स्वर लगाने में 3 प्लुत लगते हैं हमारे।
जैसे अगर मैं कहूं ओम, तो इस ध्वनि को मैंने लंबा खींचा, बड़ा खींचा, तो किसको बड़ा खींचा? ओ को। तो जिस ध्वनि को हमें बड़ा खींचना है, लंबा खींचता है, तो उसके आगे ये लगा देते हैं। तो इस साइन का मतलब है कि ये ओ की ध्वनि बड़ी खींची गई है। अब एक सांस में जितनी बड़ी आप ध्वनि खींच सकते हो, तो अधिकतम 3 प्लुत लगा देते हैं। अब ये 3 प्लुत इस तरह ना लिखकर, ओ इस तरह ना लिखकर 3 लिख देते हैं, इसके स्थान पर 3। तो ये भी ठीक है तरीका, ये भी तरीका ठीक है। और ये क्या है? तो ये ओम का सिंबल है, ये ओम देवनागरी में लिखा है। तो किसी भी चीज को पुकारने में, किसी बुलाने में, किसी को आवाज देने में, जैसे ओम की ध्वनि लगा रहे हैं, ओम या अल्लाह, इस तरह से, तो किसी चीज को लंबा खींचने में इसका यूज होता है। आगे चलते हैं। तो प्लुत में सबसे ज्यादा समय लगा, दीर्घ में उससे कम, और दीर्घ से भी कम ह्रस्व में। आगे चलते हैं। उच्चारण में समय के आधार पर स्वर समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा अभी ऑफलाइन तो एक टाइम से पढ़ाते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी धीरे धीरे तुम सामने नहीं होते हो तो कम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम ही सामने हो, इतना कमेंट कर दे या करूँ, मतलब कमेंट कर देना थोड़े से। आगे चलते हैं। अब ओष्ठ आकृति या होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को पढ़ेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ इस प्रकार लिखा जाता है। एक शब्द आकृति, ओष्ठाकृति। अब ठे का ए और आकृति का आ, दोनों ये मिल जाएंगे तो शब्द बन जाएगा ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति। किसी भी शब्द को जब तक आप उसके अंदर तक ना जान पाओ कि ये लिखा क्या है, तब तक उसे हम पढ़ते कम है और रटते ज्यादा हैं। ओष्ठ की आकृति, होठों की आकृति दो प्रकार की है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर ये टाइप लगा सकते हैं आप। होठों की आकृति, कितने प्रकार के स्वर होते हैं इस आधार पर? 2 प्रकार के। अगर होठ की आकृति गोल हो गई है, मतलब मुंह गोल हो गया है किसी भी स्वर को बोलते समय, तो उसे कहते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी। क्लियर है यहां तक? और इसी का दूसरा नाम है वर्तुलित। वर्तुलित। किसी भी स्वर को बोलने में अगर मुंह गोल हो जाए, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, ऊ है, तो जब ऊ को बोलोगे तो आगे से मुंह गोल हो जाएगा। मुंह जो है ऊ बोलने में आगे से होठ गोल हो जाएंगे, ऊ। इसी चीज को कहते हैं व्रत हो गया, मुंह गोल हो गया। व्रत माने गोला, और आगे से मुंह गोल हो जाना ही वृत्तमुखी या वर्तुलित कहलाता है। तो ऊ जब बोलूंगा तो गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ बोलेंगे तो भी आगे से गोल हो जाएगा मुंह। ओ, इसमें भी गोल हुआ। औ, इसमें भी आगे से गोल हो गया। और केवल ये औ बोलेंगे जो ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों में यूज होता है, इसमें भी आगे से मुंह गोल हो जाएगा। तो ये हो गए स्वर मेरे व्रतमुखी। अब जिनके बोलने में मुंह गोल नहीं होता, उन्हें कह देते हैं अवृतमुखी। अब वृत्त में ये 2 तय हैं, ध्यान रखना। अवृतमुखी, वर्तुलित के आगे भी ए लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा अवर्तुलित। अवर्तुलित।
तो ई है। अब देखो ई जब बोला तो मुंह गोल नहीं हुआ, मुंह इस प्रकार साधारण स्थिति में रहा, मुंह जैसे हमारा मुंह रहता है साधारण स्थिति में, होठ रहते हैं, तो इस तरह से रहा, ई निकल गई यहां से। और जब ऊ बोल रहा हूं तो गोल हो गया, तो इसे कहेंगे अवृतमुखी, कि जिसके बोलने में मुंह आगे से गोल ना हो, सामान्य स्थिति रहे। ई, ई, ए, ऐ, आ, इस प्रकार रीरी भी इसी में ही आती है। लेकिन ना तो ए इधर आता ना ए इधर आता, स्पेशली आप नोट डाल के हाईलाइट करके लिखना, जो ए है इसे कहते हैं उदासीन स्वर, उदासीन स्वर। और स्वरों का राजा भी इसे कहा जाता है, स्वरों का राजा, बेसिकली स्वरों का भी और व्यंजनों का भी, पूरे वर्णों का राजा। अगर इसे कहें तो ये वर्णों का राजा है, वर्णों का राजा। तो ओष् आकृति के आधार पर दो प्रकार के स्वर हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। व्रतमुखी वो जिनके बोलने में होठ गोल हो जाए, अव्रतमुखी वो जिनमें सामान्य रहे। एक याद रखना है स्पेशली, ए, जिसे क्या कहा गया, उदासीन, ए, कोई मूवमेंट नहीं होता बोलने में। इसे तो वो भी बोल सकते हैं जो बोल नहीं सकते। आगे चलते हैं। देखिए अब अगला टाइप देखिए ध्यान से। अब हम पढ़ते हैं हमारी जो जीभ है, जिह्वा के आधार पर एक जीभ बनाते हैं सुंदर सी, ये जीभ बन गई। अब ऊपर हेडिंग लगा सकते हैं जिह्वा, जिह्वा के आधार पर, आधार पर। अब जीवा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, तीन प्रकार के स्वर होते हैं पूरे। अब कौन कौन से होते हैं वो स्वर, ये देखिए। जीवा के आधार पर हमारे जीव का अगला भाग अग्रभाग है, अगला भाग अग्रभाग, तो इसे कह देते हैं अग्रजीवा। बीच वाला भाग जो है ये मध्य भाग है, तो मध्य जीवा हो गया। और पिछला वाला भाग, पीछे को कहते हैं पश्य, तो ये हो गया पश्य जीवा। अब ग्रुप के आधार पर इन्हें याद रख लो किस तरह से, देखिए अग्रजीवा से निकलता है ई, ई से ही बनी बड़ी ई से ही बनता है ए, और ए से ही बनता है आई। अब इन चार लोगों के परिवार को आपने अग्रजीवा में रख दिया, ऐसे ही चार को पीछे रख दो। ऊ का बड़ा रूप बड़ा ऊ से ही बना ओ, और ओ का बड़ा रूप औ, तो चार ये हो गए, चार ये हो गए, 8। ए को बीच में, आ को पीछे। अगर रीरी रखना चाहते हैं तो रीरी ई की कैटेगरी में ही आती है, इसे रीरी को अग्रभाग में रखते हैं, और अगर केवल चंद्र को रखना चाहते हैं तो पीछे। जीवा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, पश्य जीवा, मध्य जीवा, अग्रजीवा। ग्रुप के हिसाब से याद कर लो, चार चार करके, तो ये याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ध्यान दीजिए, अब हम मुख खुलने के आधार पर स्वरों को विभाजित करेंगे। मुख खुलने के आधार पर
जो हमारे स्वर हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। कौन कौन से स्वर हैं ये देखिए। एक होता है संवृत। संवृत का माने बंद होता है, बंद, मुंह का बंद रहना। जैसे आप अभी बिल्कुल चुप बैठे होगे, हाँ मतलब चुप ही बैठते होगे आप, तो मुंह जो बंद रहता है आगे से उसे कहते हैं संवृत। जितना बड़ा मुंह आप आगे से खोल सकते हो, कुछ का बहुत बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है, तो मुंह का बड़े से बड़ा खोलना कहलाता है विव्रत। खुलना, पूर्ण खुलना, पूर्ण खुलना। जिस स्वर के उच्चारण में मुंह पूरा खुले उसे विव्रत कहते हैं। रटना नहीं है, बोल के देख लो। ये एक ऐसा स्वर है, क्या? आ। मुंह पूरा खोलना पड़ेगा, और जब पूरा खुलेगा तो पूरे खुलने को, पूर्ण खुलने को कहा जाता है विव्रत। तो आ कैसा स्वर हुआ? विव्रत। अब ई का काम बिना मुंह खुले चल जाएगा। मुंह बंद रखिए, ई, ई, ऊ, बंद होके ऊ। संवृत का मान ही बंद होना होता है। अब थोड़ा सा जिसमें खुले उसे कह देते हैं जी अर्ध संवृत। अर्ध संवृत मतलब आधे से काम चल जाएगा, ए और ओ। पूरा खुलने के बाद में फिर आधा बंद हो उसे कहते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत। ऐसे कौन है? ऐसे हैं आई। औ पूरा खुला, बीच में बंद हो गया। ए इसी में ही आएगा, इसी के अंतर्गत आ जाता है। औ इसी में ही आ जाता है। हाल तो रीरी भी इसी में ही रख देते हैं कुछ विद्वान, लेकिन इतने ही आते हैं इसमें, क्योंकि रीरी को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। आगे चलते हैं। संवृत, ये अर्ध संवृत, अर्धविव्रत और विव्रत। विव्रत माने पूरा खुलना, संवृत माने बंद होना। ये इनके बीच, ये इसके बीच की स्थिति है, ये इसके बीच की स्थिति है। आगे देखिए, 1 नंबर 2 नंबर के यहां से क्वेश्चन लगते हैं। डिपेंड करता है आप पेपर में इन्हें याद कैसे करके लेके जाएंगे। तो मैं तरीका हाथों हाथ बताता हूं, उसे ध्यान से सुना करो। एकांत में एकदम एकांतवासी बन जाइए, श्रीधर पाठक की तरह। आधुनिक भारत के कवि हुए हैं। और कबीर को सुनो, रैदास को सुनो, कालिदास तो खैर आप पढ़ सकते हो। कालिदास को, कालिदास तो खैर संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए गुप्त काल में, आगे उन्हें पढ़ेंगे हम। लेकिन चलिए अब अगला टॉपिक लगाते हैं। मुख के आधार पर, हमने अभी मुख खुलने के आधार पर स्वर पढ़े। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख में दृढ़ता के आधार पर। दृढ़ता के आधार पर स्वर। ड में रिरी है ये, ढ ते आ, दृढ़ता। अब डे के नीचे बिंदी नहीं आएगी दृढ़ता में, ये वर्तनी ध्यान रखना। दृढ़ता के आधार पर, आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक है शिथिल स्वर। शिथिल स्वर, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, हाल ही में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि शिथिल स्वर क्या होता है, दृढ़ स्वर किसे कहते हैं, कठोर स्वर किसे कहा जाता है, इस तरह से। शिथिल स्वर, कठोर स्वर। कठोर, कठोर को दृढ़ भी कहा गया है। दृढ़ता अलग है, दृढ़ अलग है, दोनों में अंतर है। दृढ़ता नाउन है, दृढ़ विशेषण है। और मध्यम स्वर, मध्यम स्वर। अब ये है किस तरह से? शिथिल स्वर 3 होते हैं, केवल ए, छोटी ई और छोटे ऊ को शिथिल कहा जाता है। मतलब सबसे कम, अगर मुंह की मांसपेशियों में बोलने में अगर तनाव सबसे कम है तो उसे शिथिलता कहा जाता है।
शिथिल स्वर की कैटेगरी में 3 आते हैं। अब मध्यम स्वर क्या है? तो गुण स्वर का ही दूसरा नाम मध्यम स्वर है, ए और ओ, जिन्हें अभी हमने अर्ध समृत वाली कैटेगरी में भी रखा था। इनका नाम अर्ध समृत भी है, इन्हीं का एक नाम गुण स्वर भी है। गुण स्वर गुण संधि में यूज होते हैं दोनों। इन्हीं का एक नाम वचन स्वर भी है, क्योंकि एक वचन और बहुवचन बनाने में ए का और ओ का यूज है। इन्हीं का नाम चौथा है मध्यम स्वर। इन्हीं दो को मध्यम स्वर भी कहा जाता है, अर्ध समृत भी, गुण स्वर भी, वचन स्वर भी। कठोर स्वर कौन से आ गए? बड़ा आ, आई, औ, इसके अंतर्गत ये आते हैं। हाँ, कुछ विद्वान इसमें रिरी को भी लाके रख देते हैं, लेकिन रिरी शिथिलता के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच होके उसे कमेंट में लिखिए, और हिंदी पढ़ने तो हिंदी में कमेंट करिए, क्योंकि अगर हिंदी लिखोगे तो उससे हिंदी सुधर भी जाएगी आपकी। आगे देखते हैं। देखिए, जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक सजातीय भी कहा जाता है इसे, और सवर्ण भी कह देते हैं, सजातीय। अब सजातीय जब लिखूंगा तो तय पे जो ई की मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, जातीय, इस प्रकार, क्योंकि प्रत्यय लगाया है यहां, इसका प्रभाव हो जाएगा। सजातीय, विजातीय, विजातीय, 2 प्रकार के स्वर हो गए। सजातीय का ही दूसरा नाम जो है उसे कहते हैं सवर्ण। स्वर्ण नहीं, सवर्ण। स्वर्ण माने सोना है, यह है सवर्ण। स मतलब एक जैसा वर्ण, तो इसका दूसरा नाम है असवर्ण। इसमें ए और जुड़ गया इधर आकर। अब ये होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। इन्हें कहते हैं सजातीय, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो 2 एक जैसे स्वरों से हुआ है। जैसे क्या? छोटा ए और छोटा ए मिलाकर बड़ा आ बना, तो दोनों स्वर एक जैसे अगर जोड़ूंगा तो सजातीय बनेगा। यहां पे विजातीय, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें कहते हैं विजातीय। जैसे इसी का निर्माण है, तो इसका निर्माण 2 भिन्न स्वरों से हुआ है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। बस छोटी सी चीज है, 1 नंबर का पूछ लेगा सजातीय कौन सा है, विजातीय कौन सा है। सजातीय का दूसरा नाम है सवर्ण, और विजातीय का एक नाम और है असवर्ण। आगे चलते हैं, और आराम से 3-3 बार 4-4 बार वीडियो देखिए। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए कमेंट करके। आगे देखो, अब हम ये देखेंगे जो हमारे अनुस्वार होते हैं और अनुनासिक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखिए, अनुस्वर, अनुस्वर। अब अनुस्वर कितने हैं? तो 2 अनुस्वर है, एक है अंग और एक है विसर्ग। ये अंग है अनुस्वर, ये तो सहारे के लिए लिखा है, नीचे जो लिखा है ये है विसर्ग, ये तो इसके साथ लिखा है सहारे के लिए, तभी तो नाम अनुस्वर पड़ा। और इन्हीं का एक नाम और है ए योग वाह, जो अपना वहन, जो अपना भार खुद ना वहन कर सके उसे कहते हैं अयोग वाह। अनुस्वर, अनु माने पीछे, जिसके साथ में जिसके पीछे स्वर लगा हो, ये अनुस्वर। ठीक है, कायदे में अनुस्वर तो ये है, ये बिंदी केवल।
ये विसर्ग केवल इतना है, लेकिन इसे बिना किसी के सहारे, बिना यहाँ इसके साथ कुछ लिखे हुए बोल नहीं सकता, तो इसलिए इसको साथ ले लिया। और इसी को साथ क्यों ले लिया, उसका भी कारण है। पूरी वर्णमाला में ये किसी व्यंजन को बोलने के लिए उसके सहारे की जरूरत पड़ती है, वो स्वर है, इसलिए इसे सुरों का राजा भी कहा गया है। सबकी मदद करता है ये ए, और सबकी मदद करने के बावजूद इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। हर स्वर की मात्रा है, जैसे आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, बड़ी ई ये है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसकी मात्रा कुछ नहीं है। संतोष है। आगे देखिए, अनुस्वर दो में, एक है ये अंग जो आप देख रहे हैं, और ये विसर्ग। इसका स्पेशली नाम है, इसका अलग से नाम है अनुस्वार, और इसका नाम है विसर्ग। ठीक। अब ये जो है, तो इसे अलग से नाम दे दिया जाता है अनुनासिक। अनुनासिक। अब अनुनासिक का एक नाम और है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। अनुनासिक। अनुनासिक का एक नाम और, सानुनासिक। अब ये दीर्घ संधि का शब्द बना हुआ है यहां से, से प्लस अनुनासिक। अब कोई मान लीजिए ये ए लिखा और इसके ऊपर यहां चंद्रबिंदा नहीं लगाया, तो इस समय इसे कहूंगा निरनुनासिक। निरनुनासिक। और अगर लगा दिया तो इसे कहूंगा अनुनासिक। इतना अंतर है। आगे चलते हैं। देखिए, अब हम स्वरों का उच्चारण देखेंगे। बड़ा आसान है उच्चारण। 3 उच्चारणों को याद रखो। उच्चारण स्थान स्वरों का, ए का कंठ है, गले से निकलता है। ई का तालु है, छोटी ई का, और छोटे ऊ का होता है ओष्ठ। सिर्फ इन 3 का याद रखना है। इन 3 से ही आगे के बन जाएंगे। अब ये बताइए, ए को अगर ए में जोड़ दूं तो क्या बनेगा, बड़ा आ। और ए का उच्चारण क्या है, कंठ। तो ये भी कंठ है और ये भी कंठ है, तो इसका उच्चारण भी क्या हुआ, कंठ हुआ। ठीक है। अब छोटी ई और छोटी ई से मिलके बनी बड़ी ई। छोटी ई का उच्चारण क्या है, तालु। तो ये भी तालु है, ये भी तालु है, तो बड़ी ई का भी उच्चारण क्या हुआ, स्क्वायर तालु। 2 तालु है ना, 2 तालु या स्क्वायर तालु नहीं हुआ, इसे भी तालु ही कहते हैं। तालु और तालव्य में भी अंतर है। तालु अपने आप में इसका उच्चारण स्थान है, और तालव्य अपने आप में इसकी विशेषता है। आगे देखें, ओष्ठ छोटा ऊ। अब छोटे ऊ में छोटा ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बना, तो बड़े ऊ का भी ओष्ठ। तो जो इनके छोटे के उच्चारण स्थान है वही इनके बड़े के उच्चारण स्थान है। अब क्या करना है, अब मैंने ए लिया और ई लिया, और ए और ई को मिलाकर ए बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, रटना नहीं है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, लिख लो। ई का उच्चारण क्या है, तालु, ये लिख लो। और ए और ई को मिलाकर क्या बना, ए। तो इन दोनों का जब मेल करने के बाद में ये बना, तो इन्हीं दोनों का उच्चारण स्थान भी मिला दो, तो कंठ तालु बन गया। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ जी, कंठ तालु। सिंपल है। आगे देखो, इन दोनों को लिया था आपके मैंने, अब इन दोनों को ले लो, ए प्लस ऊ।
अब ए प्लस ऊ मिलने के बाद बनता है ओ। तो अब ये बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या बनेगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान उठा लो और इसका उच्चारण स्थान बन जाएगा। ए का क्या है? कंठ। ऊ का ओष्ठ, तो कंठोष्ठ। दोनों शब्दों को मिला दिया। एक का भी यही है, ऐ का भी यही है। ओ का जो है वही औ का है उच्चारण। सिंपल है। अब आती है, देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 7 8 9 10। अब स्वर तो 13 है हमारे, तो एक है रिरी, इसका अलग से याद कर लीजिए, मूर्धा। एक है अंग, नाक से निकलता है या जो अनुनासिक है वो उसका उच्चारण स्थानीय है अनुनासिक। और विसर्ग जो है वो कंठ से निकलते हैं। सिंपल उच्चारण स्थान हमारा। अब और एक छोटी सी चीज है, घोषत्व और प्राणत्व। देखिए स्वरों का घोषत्व व प्राणत्व। अब घोषत्व और प्राणत्व क्या होता है, इनको देखना ध्यान से। हमारे 13 स्वर हैं, 1 से लेकर 12 तक के जो स्वर हैं हमारे, ऐसे लेकर अंग, ऐसे लेकर अंग तक जो हमारे स्वर हैं उनको कहा जाता है अल्प प्राण। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। जो 13वां स्वर है, 13वां कौन सा है? विसर्ग। स्पेशली इसके उच्चारण में अधिक वायु लगती है तो इसे महाप्राण कहते हैं। ये तो हो गया प्राणत्व, क्लियर। अब घोषत्व क्या है? सारे के सारे स्वर 1 से लेकर 13 तक के, ऐसे लेकर एह तक, ये होते हैं सघोष। सघोष, घोष का माने कंपन या वाइब्रेशन होता है, से का माने सहित। सघोष का दूसरा नाम है घोष, इसे घोष भी कह देते हैं, जबकि इसका विपरीत होता है अघोष। ये वाली बात क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए अब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, उसे आप खुद भी कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं, अभी तक जिसने वीडियो आराम से देखी है और अच्छे से समझ रहा है, तो अब एक चीज ऐसी है जो वीडियो स्किप करके गया या छोड़ी जिसने, उसका नुकसान हो गया। क्योंकि अब एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। वो क्या है, ध्यान से देखिए और सुनिए। एक होता है वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य, में हलंत और ये है। वैशिष्ट्य क्या होता है? चैप्टर है स्वरों का वैशिष्ट्य। किसी भी चीज की विशिष्टता होती है। वैशिष्ट्य जो शब्द बना है बच्चे, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है स्पेशली, विशिष्ट, विशिष्ट और यह। यहां वृद्धि और कमी का नियम लगा हुआ है, यहां प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस लगा हुआ है, शब्द बना है वैशिष्ट्य। किसी भी चीज में जितनी विशेषताएं होती हैं सबको एक जगह रख देना, उसका वैशिष्ट्य कहलाता है। जैसे क्या, एक मार्कर है, इसकी एक लंबाई है, इसका एक भार है, इसकी एक मोटाई है, इसका एक द्रव्यमान है, आयतन है, इसका एक रंग है, इसका एक उपयोग है। सारी इसके अंदर विशेषताओं को एक ही जगह रख देना, लिख देना, उसके बारे में पढ़ना, मार्कर का वैशिष्ट्य हुआ। तो ऐसे ही हर चीज का एक वैशिष्ट्य होता है। जैसे आपका भी एक वैशिष्ट्य होगा, आपके अंदर जितनी भी खास बातें हैं, जितने भी गुण हैं, दोष हैं, वो आपका वैशिष्ट्य हुआ।
तो हम पढ़ने के जा रहे हैं स्वरों का वैशिष्ट्य। तो हर स्वर की अपनी आप में एक विशेषता है, उन सारी विशेषताओं को एक जगह रख देना स्वर का वैशिष्ट्य कहलाता है। अब ये ए एक पहला स्वर है, इसके अंदर बहुत सारी खास बातें हैं। जैसे क्या, इसे मूल स्वर कहा जाता है। अभी सबसे शुरू में हमने पढ़ा था मूल स्वर, अगर स्किप नहीं करी होगी वीडियो तो क्लियर। सबसे पहला यही था उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटे थे, मूल स्वर, संध्या स्वर। तो मूल स्वर हो गया ये। इसकी एक खास बात है ह्रस्व है ये। इसकी एक खास बात और है कि ये जिह्वा में कहां से निकलता है, मध्य जिह्वा से। दूसरा, ये शिथिल स्वर है, अभी पढ़ा था शिथिल स्वर। अब वर्तुलित और अवर्तुलित जब पढ़े थे तो इसे उदासीन पढ़ा था, उदासीन स्वर। ये उदासीन स्वर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मुख के खुलने के आधार पर, संवृत, विव्रत, अर्धसंवृत, अर्धविव्रत। तो ये अर्धविव्रत की कैटेगरी में आया, अर्धविव्रत। मुख की दृढ़ता के आधार पर ये हो गया। ओष्ठ आकृति के आधार पर जब हमने इसे पढ़ा था तो उदासीन पढ़ा था। इसलिए अब ये विजातीय हो गया। और निरनुनासिक हो गया, निरनुनासिक। इसका एक उच्चारण भी था, अभी पढ़ा था उच्चारण, कंठ। अब ये सारी विशेषताएं क्या हो गई, इसकी हो गई। ऐसा नहीं है और नहीं है, हाँ बिल्कुल है। ये सघोष भी है, ये अल्प प्राण है, ये इसका वैशिष्ट्य हुआ। स्वर का वैशिष्ट्य वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ये लेटेस्ट टॉपिक है। अब ये चीज नहीं है, आपने जो अभी 8-9 तरह के मैंने आपको स्वरों के बारे में चीजें बताई, भेद बताए, उन सभी को हर स्वर का एक खास पैटर्न बनेगा और ये आप खुद से कर सकते हैं। एक स्वर मैंने आपको बना के बताया, इसे वैशिष्ट्य कहा जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसे लाइक कर देना और प्लीज दोस्तों को अपने शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। तो जय हिंद सभी को।